ଏତିକି କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ପକାଇବେ? अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पिछले कक्षाओं में हम लोग स्पष्ट सूर्य पूरा समझ लिए थे और स्पष्ट सूर्य के बाद आज स्पष्ट चंद्रमा प्रारंभ करना है। और स्पष्ट चंद्रमा में भी सारणी के माध्यम से प्रत्येक दैनंदिन पदक मध्यम पदक ग्रंथ में उपलब्ध है और ग्रंथ से संग्रह किया गया है। जैसे हम जानते हैं सूर्य का जो ये चंद्रमा का दैनिक गति मध्यम गति 13 अंश 10 कला और 34 विकला, ये उसी के अनुसार मध्यम पदक चंद्रमा का निर्माण किया गया है। और जोड़ जोड़ के एक दिन का कितने मध्यम गति, 2 दिन का, 3 दिन का जोड़ के ही ये पदक निर्माण किया गया है। और इसमें प्रत्येक टोटल 1 अर्बुद तक संपूर्ण सारणी बनाया गया है। और त्रैराशिक हम जानते हैं कैसे त्रैराशिक अनुपात के द्वारा चंद्रमा का मध्यम साधन किया जा सकता है। कल्प सावन दिन में कल्प चांद्र भगण तो इष्ट अहर गण में कितना, उसके अनुसार भी मध्यम ग्रह निकाल सकते हैं। और हम लोग ग्रंथ आरंभ के काल के जो गतवर्ष वर्ष संख्या 155 वर्ष, उसी 155 वर्ष के अनुसार। हाँ गुरु जी, मैं कह रहा था जो आपने त्रैराशिक अनुपात का जो बताया था, हाँ, कि कल्प चंद्र भगण इंटू इष्ट हरगण बटा कल्प सावन दिन, हाँ, इससे अपन मध्यम चंद्र प्राप्त हो जाए। हाँ, मध्यम चंद्र भगणादि मध्यम चंद्र प्राप्त होगा। भगण राशि गुरु जी एक बार इसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा ना गुरु जी, साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक क्योंकि जो इसको त्रैराशिक, अरे भाई सुन तो लो पहले, माइक ऑफ करो। ये जो त्रैराशिक अनुपात है ये बहुत बड़ा संख्या होने के कारण ये कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं लेगा। इसको करना है तो लार्ज गूगल में सर्च करके ये एक लार्ज गुणा का सिस्टम होता है, बड़े बड़े संख्या को गुणा कर सकता है। और डिवीजन का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, उसी के द्वारा किया जा सकता है। यदि आप लोग संभव होगा कीजिए, नहीं तो कल मैं करके आप लोगों को यहाँ लिख दूंगा, सर्च कीजिए। तो गुरु जी यहाँ इष्ट अर्गण की जगह जो अपन ये लगता है 56,616 इष्ट अर्गण ले सकते हैं गुरु जी? हाँ, जो इष्ट अर्गण है गुरु जी, हाँ, इसमें अपन 56,616 ले सकते हैं गुरु जी? नहीं ले सकते हैं। 56,600 लेंगे तो ये कल्पीय शाबन दिन में कल्प चांद्र भगण लेते हैं। इष्ट अहरगण में मतलब सृष्टियादि अहरगण लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, आ गया। सृष्टियादि अहरगण लेना पड़ेगा। यदि करणाब्द के हिसाब से बनाना चाहते हैं, करणाब्द के हिसाब से 155 ग्रंथ आरंभ के शकाब्द से लेके वर्तमान के शकाब्द को माइनस करने से 155 गतवर्ष संख्या हो गया ना। उसी गतवर्ष संख्या का हम क्या किए थे, अहरगण निकाले थे। 56,616 अहरगण हम लोगों को मिला था। और यह अहरगण मेष द्वितीय दिन का था। और मेष द्वितीय दिन का अहरगण के अनुसार जो गत मध्यम हम लोगों को निकालना है, सारणी के माध्यम से निकाल देना है। 6 दिन का कितना है और 10 दिन का कितना है, 600 वर्ष का कितना है, उसको जोड़ देना है ना। 600 सहस्र का और 5 अयुत का, इन सबको इकट्ठा करके क्या करेंगे, सारणी के माध्यम से हम संग्रह करेंगे और सबको मिला देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जैसे 2 राशि 19 अंश 3 कला 29 विकला 12 पल 12 परा, ये 6 दिन का मिला। सारणी में देखिए, सारणी में
टाइप किया गया है और ग्रंथ में भी, पीडीएफ फाइल में भी, पीडीएफ जो ग्रंथ आपको भेजा गया है उसमें भी लिखा है, उसको आप लोग जोड़ सकते हैं। ये सादा सीधी सी काम होगा, आप क्यों उतना त्रैराशिक अनुपात में जाएंगे, बहुत बड़ा गणित करने की क्या आवश्यकता है। जब कर्णाब्द मध्यम चंद्र लिखा गया है ग्रंथ में, ग्रंथ आरंभ काल में कर्णाब्द कालिक चंद्र का ध्रुवक राशि कितना है, वो 0 राशि 3 अंश 20 कला 29 विकला 53 परा, ये ग्रंथ में लिखा गया है कर्णाब्द चंद्र। और गत मध्यम हम चंद्रमा का निकाल देंगे इन सबको जोड़ के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इन सबको जोड़ देने के बाद अंश को अंश की जगह, राशि को राशि जगह, कला विकला प्रति परा सबको एक एक करके जोड़ लीजिए। 12 को 41 में जोड़िए, उसके बाद 38 में जोड़िए, 22 में जोड़ लीजिए, 22 में जोड़ लीजिए, परा जोड़ने के बाद उसको 60 से कम कर लीजिए। जोड़ सकते हैं ना, जोड़ने में किसी को कोई समस्या नहीं है ना। जी गुरु जी कोई समस्या नहीं, तो जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ के देखिए, 2 राशि 12 अंश 21 कला 11 विकला और 15 परा आएगी, ठीक है। ये राशि अंश कला विकला और परा में मिल जाएगा ये मान। और उसको जैसे मध्यम सूर्य हम लोग निकाले थे, मध्यम सूर्य कैसे निकाले थे ना, कर्णाब्द सूर्य को जोड़े थे। गत मध्यम में ये क्या हो गया, गत मध्यम हो गया चंद्रमा का, उसमें कर्णाब्द चंद्रमा को जोड़ दिए हैं। यहाँ कर्णाब्द चंद्रमा 0 राशि 3 अंश 20 कला 29 विकला 53 प्रतिविकला, उसको जोड़ दिए तो मेष द्वितीय दिन का मध्यम चंद्र आ जाएगा। उसमें देशांतर संस्कार करने की विधि हम लोग पहले से समझे हैं। जो पूरी का हम लोग ले रहे हैं, देशांतर घट्यादि का मान कितना है ना, 2 घटी 2 32 17 32 पल और 17 विपल, 2 32 17। इसको चंद्रमा के मध्यम गति में गुणा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मध्यम गति तो हम जानते हैं 13 अंश है। 13 अंश को 60 में गुणा करेंगे तो 780 होगा। उसमें 13 अंश चंद्रमा का मध्यम गति कितना है, 13 अंश 10 कला है ना, 780 में 10 जोड़ देंगे तो 790 कला और 34 विकला 52 परा, यही लिया गया है क्या, चंद्रमा का मध्यम गति। 790 कला 34 परा 52 विपरा में, 790 कला 34 विकला 52 परा में। और 60 घटी में एक अहोरात्र 60 घटी का होता है। 60 घटी में यदि चंद्रमा का मध्यम गति इतना है, 2 घटी 32 पल 17 विपल में कितना, ये क्या मिलेगा, कलात्मक मान मिल जाएगा चंद्रमा का, देशांतर मान। इसको क्या कहेंगे, कलात्मक देशांतर मान मिलेगा। ये कलात्मक देशांतर मान कितना होगा, 33 कला 26 विकला 32 परा में मिल जाएगा, व प्रतिविकला में मिल जाएगा, कलात्मक है। 2 32 17 क्या है गुरुजी? और हाँ, 2 32 17 जो है वो देशांतर घटी है ना पूरी का। पिछले हम लोग जब सूर्य का देशांतर निकाले थे तब उसी समय पूरा देशांतर को एक के बाद एक समझे थे। पूरी का देशांतर घटी जो है वो कितना है, प्रत्येक स्थान का अलग अलग होगा। जी गुरुजी। हाँ, ये 2 32 17 हम लोगों को मिला था पूरी के लिए, उज्जैनी के लिए अलग मिलेगा, जयपुर के लिए अलग मिलेगा, सभी के लिए अलग मिलेगा। उसके देशांतर योजन से उसका देशांतर घट्यादि प्राप्त होगा। जिस स्थान का हम लोग देशांतर कला निकालना चाहते हैं उसी का देशांतर, उसी स्थान का देशांतर घटी को ग्रहगति में गुणा करेंगे, 60 में भाग देंगे। ये त्रैराशिक अनुपात सभी के लिए एक है, लेकिन सबका देशांतर घटी एक जैसा नहीं रहेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए बात को।
क्योंकि प्रत्येक स्थान का हम पिछले सूर्य जब साधन किए थे उसमें भी समझाए थे। देशांतर योजनात्मक मान भिन्न भिन्न है, सभी का रेखांश भिन्न भिन्न है। रेखांश के अंतर को देशांतर कहा जाता है। नहीं, रेखादेश और स्वदेश का रेखांश का अंतर को, पूर्वापर अंतर जो होता है उसको देशांतर कहा जाता है। और यह देशांतर योजनात्मक देशांतर कैसे प्राप्त होगा, इसको त्रैराशिक अनुपात में कई 2-3 दिन तक हम समझाए हैं। इसमें टाइप करके PDF भी ग्रुप में भेजे हैं। सूर्य साधन करते वक्त उसको आप लोगों को खुद को अभ्यास करना पड़ेगा। सभी स्थानों का भिन्न भिन्न आएगा। उसी देशांतर घटी को ग्रहगति कला में गुणा करके 60 में भाग देने से ग्रह का कलात्मक देशांतर मान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ चंद्रमा का कलात्मक देशांतर मान कितना प्राप्त हुआ, 33 कला और 26 विकला 32 परा में प्राप्त हुआ। इसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक होता है, क्योंकि भारतीय माध्यम दिन रेखा से नीलाचल श्री क्षेत्र जो है, पुरी जो है, वो पूर्व में अवस्थित है। पूर्व में अवस्थित होने के कारण देशांतर यहाँ ऋणात्मक होता है। यहाँ लिखा गया है देशांतरम ऋणात्मकम अस्ति। यदि पश्चिम में होता तभी धनात्मक होता। इसीलिए इस देशांतर को पूर्व देश में रहने के कारण देशांतर को क्या किया है, माइनस यहाँ किया है। देख रहे हैं, माइनस किया है। 33 कला 26 विकला और 32 परा को मेष द्वितीय दिन के मध्यम चंद्रमा से हम लोग घटा रहे हैं। 8 में से 32 तो नहीं घटेगी, इसलिए इधर से उधार लिए तो यहाँ 68 हो गया। 68 से 32 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा 6 और 6 में से 3 घटेगा तो 3, 36 परा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 40 बचा, विकला के स्थान में कितना बचा, 40। 40 से 26 घटेगी तो 14 विकला हो जाएगा। उसके बाद 41 में से 33 को घटाना है, कला 41 है। 41 में से 33 को घटाएंगे तो 8 होगा, 8 कला हो गया। 15 अंश का 15 अंश रहा, 2 राशि का 2 राशि रहा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले हम सूर्य जब साधन किए थे उसमें भी यही विधि अपनाए थे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, अभी बता देंगे। और यह जो बड़ा वाला त्रैराशिक अनुपात, इसको मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा यहाँ सर्च करके दिखाओ, बड़े गणित कैसे किया जाता है, गुणा जो होता है इसमें नहीं। ये चलो, एक गूगल में सर्च करवा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीन दिख रही है? एक सवाल था सर। जी जी दिख रही है गुरुजी, बिल्कुल दिख रही है। हाँ जी, सवाल पूछ लीजिए। सवाल सर वो ये सर, जो सूर्य का हमने स्पष्ट निकाला है और सर वो काफी करेक्ट नहीं आ रहा है, किस तरह पीछे आ रहा है, जो जबकि 14 तारीख को मेष राशि आती है वो तो सर मीन में ही आया हुआ है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कहीं आप जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। हाँ सर, किसी ने माइक ऑन किया था सर। हम ये बोल रहे थे कि जो सूर्य स्पष्ट निकाला है हमने वो इतना एक्यूरेट नहीं आया है अभी। जो सूर्य स्पष्ट 21 कला पीछे आया है वो, जबकि मेष के प्रथम दिन पे वो मेष राशि में आ जाना चाहिए हमारा, और मेष की 21 कला तक आ रहा है सूर्य। लेकिन जो हमने इससे निकाला है सिद्धांत दर्पण से, वो मीन पे ही आ रहा है, तो 21 कला पीछे आ रहा है सर सूर्योदय के टाइम पर। तो इतना स्पष्ट सूर्य आ नहीं रहा है। क्या आप कह रहे हैं, बात को फिर से क्लियर कीजिए। हम ये कह रहे हैं सर, जो सूर्य स्पष्ट निकाला हमने, हाँ, सब संस्कार करने के पश्चात वो मीन राशि में ही आ रहा है, जबकि सर जो एक्यूरेट या फिर और पंचांगों में सर वो आ रहा है, वो मेष राशि के 21 कला तक आ रहा है।
अब ये हमारा मीन पे ही आ रहा है, ये सायन नहीं है सर, ये निर्यन ही है। ये आपने सायन लिखा हुआ है, ये निर्यन नहीं है सर जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये मीन पे ही आ रहा है सर। आपने पूरी जो स्थान लिया था पूरी पूरी का ही देखा आपने भैया? हाँ पूरी का ही देखा मैंने पूरी का भी निकाला, मैंने बनारस का भी निकाला, मैंने दिल्ली का भी निकाला। और सब में डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ सब में थोड़ा थोड़ा Difference आएगा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस तो सब में आएगा ही, देशांतर संस्कार का। हाँ हाँ हाँ, हम्म। डिफरेंस आएगा। तो आपके हिसाब से कितना आना चाहिए उसमें? ये आना चाहिए मीन राशि के 21 कला तक, या 18-19 तक आना चाहिए, क्योंकि मेष प्रथम दिन का है तो मेष में ही आना चाहिए। पहली बात तो आपने कौन से दिन का बनाया है? 14 अप्रैल 2024 का। अप्रैल 2024। सर की आवाज नहीं आ रही क्या? गुरुजी आप वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहे थे गुरुजी। थोड़ा सा थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। ठीक है। आपका पवन जी कितना निकला था? हमारा मेष में आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल 0-0 वाला आ रहा है, जबकि 21 कला तक आना चाहिए। मेष में जो परिवर्तन है वो तो रात में ही हो गया। नहीं तो नहीं, कितने राशि अंश कला कितने हैं और सूर्योदय कितना लिया आपने? पवन जी, सूर्योदय तो अभी निकाल। हरिओम हाँ पवन जी जी, हरिओम। हाँ जी सर। वो आप कौन से विधि से निकाले हैं बताइए? नहीं सर, हम तो ये जो आपकी विधि है सर, सेम विधि निकाली सर हमने। तो मेरे गणित में और आपके गणित में 21 अंश का फर्क आ रहा है? नहीं, हमारे आपके में नहीं सर, हमारा आपका सिमिलरली है कि हमारा 0-0 हो जा रहा है मेष में जो कला है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। देवेंद्र जी आपके माइक को बंद करिए। हाँ जी सर। हाँ, आप द्रुक पंचांग की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, द्रुक पंचांग की बात कर रहे हैं? दृक पंचांग नहीं सर, मैं अभी हमने सर काशी में पता किया था, ऋषिकेश पंचांग, उसमें भी ना सर अरे भाई, मेष में पहुंच जा रहा है। अरे भाई, ऋषिकेश पंचांग की बात मत कीजिए। सूर्य सिद्धांत में ना सर। हाँ, वो ऋषिकेश पंचांग सूर्य सिद्धांत का है, इसलिए वो पीछे चलता है, वो द्रुक पंचांग नहीं नहीं। सर, आगे आ रहा है ना सर, वो मेष में आ रहा है ना सर, मेष प्रथम दिन तो मेष में है। समझ रहे हैं बात को, आप नहीं समझ रहे हैं। वो सूर्य सिद्धांत वो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। हम लोग सूक्ष्म विधि से निकाल रहे हैं, मतलब ये मेष प्रथम दिन का ही है, जब मीन राशि का 29 अंश में 59 कला में सूर्य स्पष्ट निकल रहा है, और 14 अप्रैल को ही मेष संक्रांति होता है, आपको ही पता होगा, है ना? जो बिल्कुल। हाँ, तो 59 कला में है, मतलब उसी के जस्ट सूर्योदय के बाद ये कौन से राशि में प्रवेश करेगा? सूर्य मेष में प्रवेश करेगा ना। आप यदि लेकिन सर आप यदि 13, अरे द्रुक पंचांग की बात मत कीजिए। द्रुक पंचांग जो है वो नासा से जो रिपोर्ट लिया गया है उसमें अयनांश सटीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, अयनांश की गलती के कारण वो लोग वो जो सूक्ष्म सूर्य व सूक्ष्म चंद्रमा निकालते हैं, वो भी 26 लगभग 20, कभी कभी 8 कला, कभी कभी कुछ विकलांग से पीछे चलते हैं। क्या देखा सर, हमने नासा का भी लिया, नासा में हमने सूर्य सिद्धांत का अयनांश घटाया, एक है दृक पंचांग वाला भी, तो सबके हिसाब से जो 13 अप्रैल है उसकी रात्रि को 1 को 9 बजे मेष में आ जा रहा है। और सूर्य सिद्धांत का अगर हम अयनांश, सिद्धांत दर्पण का अगर अयनांश घटाएंगे तो रात में 9:30-10 बजे वो मेष में प्रवेश कर जा रहा है 13 अप्रैल को, जबकि हम इस गणित से 14 अप्रैल की सुबह को भी नहीं हो पा रहा है सर ये मीन में।
हाँ वही तो इसलिए हम सोचते हैं। इसीलिए तो यह सूक्ष्म है, इसीलिए तो इसको दृक् सिद्ध माना जाता है, इसीलिए तो इसके छाया से जो गणित किया जाता है वो सटीक निकलता है। लेकिन 8 घंटे का अंतर आ रहा है सर इसमें ग्रहों वही में। हमने इसी 2-3 कारण से तो वो लोग माने आगे निकल जाते हैं, उनके ग्रह स्पष्ट में दृक् सिद्धता नहीं आता है। इसीलिए इसके सूत्र से आप चंद्र के ग्रहण साधन करेंगे तो पूरा सटीक 100% सटीक आ रहा है। आज भी इसी तो सर ये सिद्धांत हमारा सर सिद्धांत दर्पण के जो पंचांग बने उसमें यही मान आ रहा है सर अगले साल। हाँ अगले साल यही मान आएगा, और ये हमेशा सूक्ष्म ही होता है, ये स्थूल की ओर नहीं जाता है इसी कारण से। और बाकी सभी सिद्धांतों में दृक् पंचांग भी आप जितने माने नासा के रिपोर्ट से जो मान मिल रहा है एस्ट्रो रिसर्च ब्यूरो में, वो भी उतना दृक् सिद्ध नहीं है, उसमें अयनांश में अंतर आ रहा है अभी भी। बट हमने उसमें सिद्धांत दर्पण का अयनांश घटाया सर, दोनों हमने सब अयनांश घटा के देखा, लहरी का भी घटाया, सिद्धांत का भी घटाया, सिद्धांत दर्पण का भी घटाया, हाँ सबसे चेक किया। ये 7-8 घंटे का अंतर तो है सर इसमें। और आप एक बात बताइए, 14 अप्रैल को मेष संक्रमण होगा सूर्य का, निरयण सूर्य का, या 13 अप्रैल को हो जाएगा? 14 अप्रैल को होगा सर। 13 अप्रैल की रात्रि को 10:30 बजे हो रहा है सर वैसे हमारे साथ। बाकी सभी पंचांग में 13 अप्रैल को हो रहा है ना, लेकिन इस सिद्धांत में इसमें क्या कर रहा है, पूरा 14 अप्रैल को ही बना रहा है, मतलब सुबह सुबह बना रहा है, इसके बाद भी 14 अप्रैल को बन रहा है। समझ रहे हैं? 14 अप्रैल को सूर्योदय के समय पे तो अभी ये मीन में ही माना जाएगा। हाँ सूर्योदय के समय में ये मीन में माना जाएगा, और सूर्योदय के जस्ट बाद ये मेष में चला जाएगा। और संक्रांति किस दिन का होगा ना, 14 अप्रैल का होगा, तभी जाके हम 14 अप्रैल को माने मेष संक्रमण को मानेंगे ना। इसका अयनांश अलग होता है, और लगभग हर दृक् पंचांग में आप देखेंगे इससे कुछ मान माने कटती है, लगभग कभी कभी 8 कला और कभी कभी 10 कला भी, कला 20 कला का अंतर आ रहा है सर, 20 कला का अंतर आ रहा है। हाँ 20 कला का अंतर इस माने इस दिन में आ रहा है, लेकिन आगे की गणित आप करेंगे तो कभी कभार 10-8 कला का भी फर्क हो जाएगा। और एक दिक्कत क्या हम किए, हम लोग केवल मध्यम गति से सारे त्रैराशिक अनुपात यहाँ लिए हैं। जब मंदफल संस्कार हो जाता है उसके बाद जितने नेक्स्ट प्रोसीजर है उसमें आप लोगों को स्पष्ट गति से त्रैराशिक अनुपात करना चाहिए था। मुझे सुविधा होगी, मैं इसीलिए क्या होगा आप लोगों को समझाने के लिए सुविधा है, इसीलिए हर जो चरांतर संस्कार किया उसमें भी मध्यम गति को लिया त्रैराशिक अनुपात में, और उदयांतर में भी मध्यम गति को लिया हूँ, और भुजांतर संस्कार में भी मध्यम गति को लिया हूँ। वहाँ स्पष्ट गति का जिक्र नहीं किया हूँ क्योंकि ये मेष प्रथम दिन का है। मेष प्रथम दिन में स्पष्ट गति में उतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये हम करके देखेंगे सर, स्पष्ट गति से करके देखते हैं हाँ, सर। स्पष्ट गति से करेंगे तो और थोड़ा मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जो 11 बिकला 39 परा में हो रहा है वो कुछ घटने के कारण माने बढ़ने के कारण ये 59 कला 40 बिकला 39-50 परा के आसपास चला जाएगा, और ठीक है सर, और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मान। और ये क्या है, हर पंचांग के गणितीय विधि जो है वो अलग है। सामंत चंद्रशेखर इसीलिए सूर्य सिद्धांत से भी गणित किए हैं, सिद्धांत शिरोमणि से भी गणित किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ जहाँ जिसका प्रयोजन है उस बिंदु को वो ग्रहण किए हैं। आप देख रहे होंगे उदयांतर भी सिद्धांत शिरोमणि का मत से संग्रह किए हैं, भुजांतर संस्कार सूर्य सिद्धांत से संग्रह किए हैं। किसी को नहीं ऐसे मान कोई गलत है कोई सही है उसको प्रतिपादन नहीं किए हैं। वो बार बार कह रहे हैं यदि दृक् सिद्ध हो रहा है उसको मानिए। और दृक् सिद्ध है या नहीं है कैसे आप जानेंगे? जब छाया से गणित करेंगे, शंकु छाया से, वह सूर्य में अयनांश आप जोड़ देंगे, इस स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़ेंगे और छाया से निकला हुआ स्पष्ट सूर्य और इसका सायन सूर्य
पंचांग से निकाला हुआ सायन सूर्य दोनों मेल हो जाए, तब आप मानेंगे वह सिद्धांत सटीक है ना यही विधि? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। त्रिप्रश्नाधिकार में ये बताया गया है, छायार्क गणितार्क अनयोः अंतरम अयनांशः। इसीलिए मध्याह्नकालिक छाया से स्पष्ट सूर्य निकालने की विधि आप लोगों को आना चाहिए। एक बार समय ठीक है। मिलेगा तो समझाएंगे। और चंद्र सर ग्रहण करेंगे ना सर, हम ग्रहण वही वर्कशॉप में, करेंगे, ये सब clear वर्कशॉप में हो जाएगा, बताइए सब अभी। ठीक है, वर्कशॉप में ग्रहण देखेंगे। ग्रहण का बताएंगे ना सर, आप तब क्लियर हो जाएगा सर ये। ग्रहण का तो अभी तो आज हो गया कितने तारीख, 25 तारीख, आज तक चंद्र स्पष्ट भी हम लोग नहीं गए हैं। चंद्र स्पष्ट मंगल बुध गुरु कहाँ तक जा पाएंगे? 12 तारीख को क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप के बाद होगा तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, चंद्र ग्रहण साधन को। मतलब 12 अक्टूबर को हो रही है। मुझे पंचांग एक दिन सर आप बता देना ऐसे सूत्र और कंसेप्ट बता देना सर छोटा सा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी तो चलते हैं चंद्र स्पष्ट में। ठीक। चंद्र स्पष्ट जो हम सारणी विधि से लिखे हैं वो सबको समझ में आ गया है ना? लॉन्ग डिवीजन वाला, लॉन्ग मल्टीप्लाई वाला गुणन भाग देना, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा था, लेकिन आप लोग घर में कोशिश कर लीजिए। हाँ, और वर्तमान देखिए मेष द्वितीय दिन का जब मध्यम चंद्र आ गया है, 2 राशि 15 अंश 8 कला 14 विकला 36 परा, ठीक है? उसमें क्या करेंगे? चंद्रमा का दैनिक मध्यम गति को घटा देंगे। घटा देने से क्या मिलेगा? मेष प्रथम दिन का मध्यम चंद्र प्राप्त होगा नहीं? 13 अंश 10 कला को 34 52 को घटा रहे हैं, 36 में से 52 घटा 44, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 5 नहीं घटेगी, यहाँ उधार लेंगे। हाँ, 6 3 9, 9 में से 5 घटेगी 4, मतलब 44 परा, और यहाँ बचा 13, 13 में से 34 तो नहीं घटेगी, उधार लेंगे, यहाँ से उधार आएगी तो 60, 60 13 73, 73 से 34 को घटाना है। 73 से 34 घटेगी तो 13 में से 4 गया तो कितना होगा? 9 होगा, और 6 में से 3 घटेगी तो 3 होगा, ठीक है? यहाँ बचा 7, 7 में से 10 नहीं घटेगी, उधार लेंगे तो 67 हो जाएगी, 67 से 10 घटाएंगे तो 57 कला होगा, और यहाँ बचा 14 अंश, 14 अंश से 13 अंश घटेगी तो 1 अंश, 2 राशि 1 अंश, 57 कला 39 विकला 44 परा। उसके बाद नेक्स्ट 2 मेष द्वितीय दिन के जो देशांतर संस्कृत मध्यम चंद्र है, उसमें वही दैनिक गति को जोड़ते चलते हैं तो एक एक करके पूरा एक पक्ष का व 2 पक्ष का जितने चाहें हम लोग मध्यम चंद्र निकाल सकते हैं। मैं कितने दिन का? 7-8 दिन का निकाला हूँ। उसी तरह आप लोग भी आगे की गणित कर सकते हैं, केवल जोड़ते चलना है दैनिक गति को। इसमें किसी को कोई संदेह है? यदि पूछे नहीं तो दैनिक गति केवल प्लस किया गया है, ठीक है? दैनिक गति प्लस किया गया है, प्लस करने से मान निकल जाता है। उसके बाद चंद्रमा का मंदोच निकालना है, क्योंकि मंदोच और मध्यम ग्रह को घटाएंगे तो मंद केंद्र मिलेगा, तो तभी जाके मंद फल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि सूर्य साधन में हम लोग देखे हैं, स्पष्ट सूर्य साधन में। और मेष द्वितीय दिन का आहरगण कितना है? 56,616। गत वर्ष संख्या 155 का आहरगण मान इतना मिला था, और उसी के हिसाब से सारणी से
चंद्र के मंदोच्च को हम क्या किए हैं, संग्रह किए हैं। संग्रह करके 6 दिन का कितना है, 10 दिन का कितना है, 6 सहस्र का मान कितना है, 5 अयुत का मान, सबको क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। परा विपरा परा विकला सबको एक एक करके जोड़े हैं। ठीक है, 27 को 5 में जोड़िए, यहाँ 27 + 5 + 10 + 41 + 44, उसको जोड़ के कितना हो रहा है देखिए। उसमें से 60 में भाग दे के उसका भागफल एक बार घर में बैठ के जोड़ लीजिए, जो प्रैक्टिस होगा इसमें जोड़ के देखिए। ये जो मान निकाला गया है मध्यम गत मध्यम मंदोच का 6 राशि 4 अंश 57 कला 22 विकला 7 परा, ये सही है या गलत है, इसको निकाल के एक बार चेक भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मध्यम चंद्र का मंदोच्च ध्रुवक राश्यादि जो ग्रंथारंभ में करणाब्द चंद्र मंदोच्च वो कितना लिखा है, 10 राशि 22 अंश 34 कला 59 विकला 0 परा। इसको गत मध्यम जो 6 राशि कितना 4 अंश 57 कला 22 विकला 7 परा है उसमें जोड़ा गया है। 7 को 7 0 में जोड़ा 7, 22 को 59 में जोड़े तो एक ज़्यादा हो जाएगा, एक कला हो जाएगी, और 21 विकला यहाँ रखा गया है। 57 + 34 7 4 11, विकला से एक आया था तो कला 32 हो गया। एक कला वृद्धि हो गया तो वो अंश में चला जाएगा। 22 + 4 26, और एक अंश कला से प्राप्त हुआ था। 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 अंश, और 10 में 6 जोड़ेंगे 16 होगी, और 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 राशि हो जाएगी। 4 राशि 27 अंश 32 कला 21 विकला 7 परा। ये जोड़ना तो पता है ना सभी को, जोड़ना घटाना ये सब काम आप लोगों का है। इसमें यदि कोई माने गलती हो उसको आप लोग सही कीजिए। और यहाँ हम सारणी में देखे हैं, एक दिन का चंद्रमा का मंदोच्च जो है वो 6 कला 40 विकला 55 परा में है, क्योंकि यह त्रैराशिक अनुपात में शुरू में मध्यम गति सभी का लिखा गया है। सारणी में PDF में टाइप करके भेजा हूँ। चंद्रमा का मंदोच्च गति, मध्यम दैनिक मंदोच्च गति जो है वो कितना है ना, 6 कला 40 विकला 55 परा। उसको देशांतर घट्यादि में गुणा करके 60 में भाग देने से चंद्रमा का मंदोच्च देशांतर प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार चंद्र का मंदोच्च देशांतर जो प्राप्त हुआ वो 0 कला 16 विकला 58 परा में प्राप्त हुआ, और देशांतर ऋणात्मक है पूरी का, इसीलिए क्या करेंगे, मेष द्वितीय दिन के जो चंद्रमा के मंदोच्च है उसमें से इस देशांतर को माइनस कर देंगे, जैसे सब में कर रहे हैं इसमें भी वही होगा विधि। और ये प्राप्त क्या होगा, मेष द्वितीय दिन का मध्यम चंद्र मंदोच्च प्राप्त होगा। और इसका प्रयोजन क्या है मंदोच्च का, केवल मंद केंद्र निकालने के लिए, मंद केंद्र और मंदफल निकालने के लिए इसका प्रयोजन है। ठीक है, तो चंद्रमा का मंदोच्च मेष द्वितीय दिन का मिल गया तो दैनिक गति हम लोगों को पता है 6 कला 40 विकला 55 परा में है। इसको क्या करेंगे, मेष द्वितीय दिन में से घटा देंगे तो मेष प्रथम दिन का क्या होगा, चंद्र मंदोच्च हो जाएगा।
जैसे 4 राशि 27 अंश 32 कला 4 विकला 9 परा जो है वो मेष द्वितीय दिन का मध्यम देशांतर संस्कृत मध्यम चंद्र मंदोच्च हो गया। और दैनिक गति चंद्रमा का मंदोच्च का कितना है ना 6 कला 40 विकला 55 परा। ये मेष द्वितीय दिन का है। और मेष प्रथम दिन का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे। हाँ माइनस करेंगे। ये क्या है, दैनिक गति चंद्र मंदोच्च का है। ये तो हमेशा करते हैं, 9 से 55 नहीं घटेगा, इसीलिए 60 लाएंगे तो 69 होगा। 9 में से 5 जाएगी 4 और 6 में से 5 घटेगी 1, यहाँ बचा 3। विकला में 3 में से 40 नहीं घटेगी, फिर से उधार लेंगे तो वो 63 होगी। 3 से 0 घटेगी 3 और 6 में से 4 घटेगा 2। यहाँ 31 बचा है। 31 में 6 को घटाना है, 11 से 6 घटेगी 5, 2 का 2 25 और ये 27 अंश का 27 अंश और ये 4 राशि का 4 राशि। ये मेष प्रथम दिन का मंदोच्च हो गया। इसके बाद हम मंद केंद्र चंद्रमा का निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रहम संशोध्य मंदोच्चात, वो विधि जो है उसी से क्या करेंगे, मंदोच्च से चंद्रमा के मध्यम को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, मंद केंद्र मिल जाएगा। मंद केंद्र प्राप्त होगा। तो मेष प्रथम दिन का कितना है, मेष प्रथम दिन का कितना है, 2 राशि 1 अंश 57 कला 39 विकला और 44 परा है। उसको मंदोच्च से घटा के मंद केंद्र निकालिए और उसी मंद केंद्र से मंदफल आप निकाल सकते हैं ना। जी गुरुजी। मंदफल निकाल के कल तक ले आइए आप लोग। अभी मैं केवल मंद केंद्र इसको नोट कर लीजिए, कितना राशि अंश, 2 राशि 1 अंश 57 कला 2 राशि इसको 2 1 57 2 राशि 1 अंश 1 अंश 57 कला कितना परा है, परा विपरा में कितना था, 27 25 23 14 39 44 है ना, 39 विकला। ये मेष प्रथम दिन के क्या था, मध्यम चंद्र था। इसको मंदोच्च से मध्यम को घटाते हैं तो, मध्यम ग्रह को घटाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मंद केंद्र। 4 में से 4 घटेगा 1 0 और 1 में से 4 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे तो 6 1 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 2, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ठीक है 43। हाँ और चार 43 हो गया। 3 27 हाँ 27 25 2 27 25 2 यहाँ बच्चा 25 अंश 2 राशि 25 अंश 27 कला 23 कला 43 43 विकला 30 30 परा
इसको नोट कर लीजिए अपना अपना नोटबुक में। ये मंद केंद्र हो गया है और मंदोच्च कितना है, मंद केंद्र कितना है, ये नोट करके कल आप लोग आप लोगों का काम है मंदफल निकाल के लाएंगे। और ग्रंथ में मंद केंद्र का ये मंदफल का सारणी दे रखा है। एक तो त्रैराशिक अनुपात से ज्या साधन करके निकाल सकते हैं, 2 विधि आप लोगों को मैं समझाया हूँ, और दूसरा विधि सारणी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इस पीडीएफ में मंदफल की सारणी नहीं है, लेकिन आपको जो ग्रंथ भेजा गया है ग्रुप में, सिद्धांत दर्पण ग्रंथ, उसमें मंदफल सारणी दे रखा है। उसको उसी विधि से आप लोग क्या कीजिए, मंदफल निकाल लीजिए। एक बार पवन जी चंद्रमा का निकाल के देख लीजिए, ये ठीक है सर। हाँ, ये कितना सूक्ष्म आ रहा है या स्थूल आ रहा है या उस दृक् पंचांग से मेल खा रहा है या नहीं, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और ठीक है। उसके बाद तिथि वार नक्षत्र योग करण निकालेंगे, तभी उसमें भी मान में अंतर होगा, एक मिलेगा नहीं कभी भी। आप सोच रहे हैं वो दृक् पंचांग से पूरा मान मिल जाए, यही सोच रहे हैं ना। हाँ नहीं सर, हम ये सोच रहे हैं कि अगर सूक्ष्म है तो एटलीस्ट सूर्य सिद्धांत इनसे सूक्ष्म है ना, लेकिन उनसे पीछे आ रहा था सर। नहीं, सूर्य सिद्धांत स्थूल सूर्य है। सिद्धांत सूर्य सिद्धांत सूक्ष्म कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत की विधि जो है वो केवल मंदफल और भुजांतर संस्कार तक सीमित है। उदयांतर भी है सर उसमें। उसमें उदयांतर संस्कार करने की मध्यम ग्रह में कहाँ बताया है? त्रिप्रश्नाधिकार नहीं है, कहाँ नहीं आया बात, नहीं है भाई, बात नहीं है। नहीं है। चरांतर और उदयांतर की बात ही नहीं किया है वो चरांतर सूर्योदय सूर्यास्त साधन करने के लिए बताया है, और उदयांतर की बात बिल्कुल नहीं की चर्चा किए हैं। सूर्य सिद्धांत विधि से जो काशी का वो पंचांग निकलता है वो कभी भी दृक् पंचांग नहीं हो सकता है। आप उसी से तिथि वार और नक्षत्र योग करण साधन करके देख लीजिए, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट से। वहां तो चंद्र स्पष्ट लिखा भी नहीं है ना गुरुजी, लेकिन असकृत विधि के द्वारा आप स्पष्ट नहीं ला सकते क्या सूर्य सिद्धांत से बार बार करके और देख करके? अरे ये वही विधि तो असकृत कर्म किए हैं, इसीलिए तुंगांतर पाक्षिक दिगंश 3 बीज संस्कार वो दिए हैं। और केवल सूर्य सिद्धांत विधि से आप करेंगे तो वो सटीक नहीं होगा, कभी भी दृक् सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य सिद्धांत बार बार करने पर भी देख करके भी देखो, कोशिश करो, लेकिन सूर्य सिद्धांत की विधि जो है वो उस समय में चलता था। और इसमें भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो ध्यान से आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, 100 वर्ष के बाद हर सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। इसीलिए मैं वो ये सिद्धांत दर्पण में कहे हैं, मैं जो बीज संस्कार भी कह रहा हूँ, तुंगांतर पाक्षिक दिगंश अथवा मंगल का और बुध का परोच्च संस्कार इत्यादि, उसमें भी कालक्रम में परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा? ना भगणमान में करना पड़ेगा, कल्पीय भगणमान में करना पड़ेगा। और यह भी गुरुजी कहाँ पर आया है? हाँ? लेकिन सर जो अभी अगर हम उसमें कुछ संस्कार कर रहे हैं तो उसकी वजह से तो सर ये सूक्ष्म आ सकता है सूर्य सिद्धांत। जैसे उसमें 24 डिग्री पे कदम वृत्त बनाया गया है, अगर उसको 23.30 से हम मना के सारी गणित करें तो उससे भी काफी करीब आ जाते हैं सर स्पष्ट ग्रह के। किसमें? परम क्रांति सूर्य सिद्धांत में। हाँ सर, सूर्य सिद्धांत में करीब आ जाएगा, लेकिन कभी भी दृक् पंचांग से दृक् सिद्ध नहीं होगा। उसी तो आप सिद्धांत तो शिरोमणि के विधि से कीजिए। गुरुजी एक चीज और पूछना था कि ये आप कह रहे हैं 100 वर्षों में अंतर आ जाता है, ये कहाँ थोड़ा सा ग्रंथ में कहीं आचार्य ने दिया है? हाँ, ग्रंथ में दिए हैं। जब वो तुंगांतर पाक्षिक और दिगंश का मैं श्लोक बता दूंगा कल, देखो। हम सूर्य सिद्धांत से एक बार निकाले थे सर, अभी 5-6 महीने पहले, एक 17 मई का एग्जैक्ट आ गया था सर। हमने 2-3 उसमें टिग्नोमेट्री यूज किया था और परम क्रांति को चेंज किया था, तो उससे आ रहा था सर उसमें। हाँ, बार बार आप हमें लगता है, सुनिए बार बार तो सूर्य सिद्धांत की विधि से चेंज आपको करना पड़ रहा है ना, मान में जो मान दिया गया है वो तो करना पड़ेगा ना सर। पृथ्वी का झुकाव बदल रहा है, क्रांति अयनांश की वजह से तो अंतर आ रहा है, वो चेंज कर रहे हैं सर बस। वो ही तो ये किए हैं, ये कौन क्या किए हैं? वहाँ जो 24 डिग्री लिए हैं
सूर्य सिद्धांत को विधि को अपना के यहाँ 23 डिग्री 30 कला ले गए परम क्रांति को, और उस परम क्रांति के हिसाब से कलात्मक मान जो है वो ज्या का परम क्रांति ज्या वो भी अलग लिए हैं। ये भी लिख रहे हैं हर काल में निश्चित क्या होगा 100 वर्ष के बाद मतांतर के हिसाब से निश्चित रूप में काल भेदोत्तर केवलम हाँ? लिखा है, काल भेद। हाँ, हाँ, काल वेदोत्तर केवला तो है ही, लेकिन कुछ संस्कार उत्पन्न होते थे। जैसे देखिए, मैंने एक सिद्धांत से अर्गण साधन किया, अब मैं जब उसको बाहर निकाल रहा हूं तो पिछले साल का बार तो बराबर निकल रहा है, लेकिन दूसरे साल के बार में 2 को प्लस करना पड़ रहा है, और तीसरे साल का बार ही बराबर निकल रहा है, लेकिन चौथे साल में फिर 2 अंतर करना पड़ रहा है। तो जैसे यदि आप सारणी के रूप में प्रतिदिन का सूर्य साधन करेंगे ना, उसमें सूर्य सिद्धांत के आधार पे, तो कभी आपको अंतर दिखेगा, कला में भी आ जाएगा वो अंतर कई बार। नहीं, हमारे हमारा सूर्य सिद्धांत के हमको मत के जो करण ग्रंथ है ना, उसके हम प्रैक्टिकल करके देखें तब बता रहे हैं। नहीं, सूर्य सिद्धांत से भी सही आता है। अगर हम घट्टी पल में लेंगे अहरगण पूरा, तो वो सही अहरगण आता है, एकदम सही बार आता है सूर्य सिद्धांत का भी। जैसे करण ग्रंथ ने किया, अगर हम जूलियन डे के हिसाब से करें उसको मान के कन्वर्ट, तो फिर वो भी अहरगण सही आता है सूर्य सिद्धांत का। नहीं, ये क्योंकि भी हम ये घटी भी- पल में नहीं लेते, की वजह से दिक्कत आती है। हाँ जी सर। ये भी जो घटी पल में लिए हैं इसमें क्या दिक्कत आ गया? ये तो नहीं सर, सही आ रहा है सर, सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो अहरगण में कोई समस्या नहीं है ना। नहीं समझता सर, सही आ रहा है। ठीक है, आप गुरु जी उसका श्लोक बता दीजिए, क्योंकि उसमें गणेश दैवज्ञ ने ग्रह लाघव बृहत तिथि चिंतामणि में आया है कि 60 साल में कोई भी सिद्धांत जो है वो उसमें अंतर आ जाता है। सिद्धांत दर्पण में भी यही मत है, लेकिन कौन से श्लोक में है? मैं पढ़ा था जब पढ़ रहा था बचपन में, अभी मुझे याद जी। नहीं है। मैं तुंगांतर पाक्षिक अधिकांश के पहले शायद है लिखा गया है, ठीक, मैं क्योंकि देख लेंगे। तुंगांतर पाक्षिक अधिकांश जो बीज संस्कार है, तीनों के पहले वाला श्लोक जो है वो यह है। भगण में ही आप लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा, भगण मान में। और लास्ट में आप देखेंगे तो वो 23वां प्रकाश में भगण संस्कार 100 वर्ष के बाद क्या क्या करना है भगण में संस्कार, ये भी बताए हैं। उसको भी एक बार ध्यान पूर्वक आप थोड़ा ग्रंथ का भी अध्ययन कीजिए, कई सारे विषय आप लोगों को मिल जाएगा। और इससे चंद्र ग्रहण साधन करेंगे तो सटीक आता है, और जब जब जरूरत पड़ेगी विजय संस्कार हम लोग करेंगे, क्योंकि उस समय में सामंत चंद्रशेखर जी किए थे, इस समय में हम लोगों को करना है। और हम लोग जब तक गणित नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कहाँ विजय संस्कार करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है गुरुजी हमें लगता है सर ये परिधि में संस्कार करने की आवश्यकता है, परिधि में भी काफी उसकी वजह से काफी दिक्कत आती है। परिधि मान में हाँ जी, उससे भी अगर हम उसको चेंज कर देंगे ना सर, हमारा काफी कैलकुलेशन सही आ जाएगी। जो मतांतर है सर, उसकी वजह से भी हो सकता है सर थोड़ा ही। परिधि में संस्कार करेंगे तो केवल देशांतर संस्कार में मान अलग होगा। किसका परिधि कह रहे हैं? सभी ग्रहों का परिधि के मान, या भगवान माने केवल पृथ्वी के परिधि के मान में? तो पृथ्वी की परिधि से भी सर अपना देशांतर सही होगा तो ये देशांतर सही होगा तो देशांतर में कितने कला विकला में फर्क होगा ना। हाँ सर, उतना ही अंतर आता है सर, बाकी तो देखिए तो अंतर है। जब चंद्र सूर्य का हम कला विकला निकाल रहे थे, देशांतर कला विकला, वो कितना निकल रहा था? मात्र 3 कला कुछ विकला है, याद है? 3 कला आप कह रहे हैं, 16 कला की फर्क हो रही है। परिधि में आप अंतर कर देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा? आप खुद सोचने वाला विषय है। परिधि में कितना, बहुत ज्यादा माने मैं सर 4-5 संस्कार में 2-2 कला का भी अंतर आ गया तो उसके बराबर पहुंच जाएंगे ना सर हम। 4-5 संस्कार 4-5 संस्कार में एक हमने संस्कार किया यहाँ पर, और एक संस्कार किया जो सर ये निकला था ना, जो हमारी ज्या का मान निकला है, ज्या का मान में भी थोड़ा संस्कार किया, उसमें भी 1 कला का अंतर आ गया, 1-1.5 कला का। ऐसे 3-4 जगह हमने देखा, वहां से निकालेंगे तो थोड़ा, हाँ, क्योंकि ज्या के मान में भी एक हमारे पास संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि जो चाप का मान है वो बात सही कह रहे हैं, ज्या के मान संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल का ज्या का मान और वर्तमान ज्या में फर्क है। ज्या मान में संस्कार कर सकते हैं। उन दोनों से करेंगे धीरे धीरे तो वो क्लोज आ सकता है।
करेंगे गुरुजी, एक बार ज्यामान में अंतर आ गया पूरा तब तो ये सिद्धांत दर्पण की सारणी में भी अंतर आ जाएगा, जो जो पदात्मक सारणी अपन ने बना कर रखी। हाँ, वो भी सारणी अलग से फिर से बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ज्याकेमान अलग होगा तो आप लोगों को जो सारणी मंदफल की सारणी है प्रत्येक ग्रहों का, उसको सारणी को भिन्न रूप से बनाना। एक बार सर वो ग्रहण समझ में आएगा ना सर, उसके बाद कर सकते हैं, तब दिखाई देने लगेगा। अभी दिखाई देता नहीं है ना सर, एक बार ग्रहण पढ़ाएंगे ना सर, उसके बाद फिर कर सकते हैं संशोधन। बिना अभी ग्रहण का आदमी- भी आप कर आदमी बोले- सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, मध्यम जिस स्थान का आप बना रहे हैं उस स्थान का मध्याह्न काल की मध्यम सूर्य निकाल लीजिए छाया से, छाया से स्पष्ट सूर्य निकाल लीजिए, और जो गणित किए हैं पंचांग बनाने के लिए उस स्पष्ट सूर्य में माइनस जोड़ दीजिए, दोनों को देखिए मान बराबर आ रहा है, मतलब आपका गणित सही है। गुरुजी छाया से कैसे निकालें, एक बार बता दीजिएगा आप। सूर्य सिद्धांत में है, सभी ग्रंथ में है, सिद्धांत शिरोमणि त्रिप्रश्नाधिकार में छाया से स्पष्ट सूर्य साधन की विधि है। ठीक है, बस समय अभी बहुत मिलेगा। लोगों ने किया था सर। गुरुजी, हाँ, जो आप कह रहे थे जैसे अभी क्लासेस 12 तारीख तक लग चलेंगी ये, और हाँ 12 तारीख का क्लास 12 तारीख तक चलेगी, क्योंकि आगे जाके पूजा छुट्टी हो जाएगी ना, अक्टूबर महीना की दुर्गा पूजा की अच्छा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, तो आप जो वर्कशॉप की बात कर रहे थे वो वर्कशॉप कब से चलेगी? वर्कशॉप चलेगी 30 अक्टूबर से, पूजा छुट्टी के जस्ट बाद। वो वहीं पे पूरी में ही होगी ना, हाँ, वो ऑफलाइन? पूरी में होगी, पूरी में। और अभी ये कुछ दिन पहले जो अष्टक वर्ग ग्रुप में भेजा है, चंदन महोदय जी ने भेजा था, वो एक उड़िया अपने दूसरी भाषा में लिखा है, वो कौन सी वो वर्कशॉप आपके है? लिए नहीं है, वो उड़िया लोगों के लिए है। अच्छा, मैं वही तभी नहीं नहीं नहीं, वो आप लोगों के लिए नहीं। है, तो वो भी पंचांग की मैंने कन्वर्ट करके नहीं देखा नहीं, था वो आपने ऐसे पे। पंचांग देखने की प्रक्रिया है, पंचांग बनाने अच्छा। की प्रक्रिया नहीं है। वो उड़ीसा का परंपरागत उड़ीसा का विषय को लेके हुआ है। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो ऑफलाइन होगा वो अभी नहीं हुआ ना, वो बाद में होगा? नहीं नहीं, वो बाद में होगा, वो मैसेज आप लोगों को सबको दे दिया जाएगा। और ठीक है सब लोगों को, लेकिन मंदफल साधन करके लाएंगे, कल तक ले आना है। हाँ और जी। सर एक और अनुरोध है सर, आप सर वो पंचांग का फोटो मतलब हिंदी में भेज देंगे तो सही रहेगा। 14 अप्रैल का उड़िया का सिद्धांत दर्पण का क्या क्या स्पष्ट आए ग्रह स्पष्ट, वो तो हम हिंदी उससे में तुलना नहीं कर है, सकें। उड़िया में है, क्या करूं? कि आप टाइप करके दे दीजिए सर, 14 अप्रैल चंद्रमा का नहीं जो गुरुजी, कराए उसे हैं। गूगल पे आप इमेज डालकर कन्वर्ट कर दीजिए उसमें। हमें राशि अंश कला विकला अकेला ही चाहिए, ठीक है ठीक है ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कन्वर्ट करके देता गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हूं। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ठीक है।